अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हमने क्लास 10th के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करने हैं। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर है हमारा 11 और साउंड। ठीक है, याद रखना ये जो चैप्टर है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए और बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी मैं सवालात पूछूँ ना उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है और मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। 5-6 न्यूमेरिकल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से बात समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो देखना और ये वीडियो ग्रुप वालों के लिए है तो आप लोग इसको ज़रूर देखना। ठीक है, और सही से समझना और जो भी मैं पूछूं उसका कमेंट में जवाब ज़रूर देना ताकि आपको पता चले कि आपको आ कितना रहा है। समझ भी आ रही है बात या नहीं आ रही? सही है। सबसे पहले जो है वो पीसी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एम इंग्लिश सेंटर, अनीस हुसैन प्रैक्टिकल सेंटर सबके करते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो पीसी के न्यूमेरिकल से लेते हैं कि पीसी में हमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, पीसी में एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि है अ बॉय क्लैप्ड। देखो कंडीशन समझो, रटो मत, चीज़ों को रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो। गिवन डेटा और टू फाइंड, ये एक बॉय है, ठीक है, जो कि खड़ा हुआ है एक दीवार के करीब, नियर। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्लैप करता है, ताली बजाता है। अब देखो क्लैप करेगा तो क्या होगा, साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सही है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। नियर अ वॉल एंड हेयर द इको आफ्टर 1.6 सेकेंड। अच्छा, अब होता क्या, इको क्या है, आपने साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड का किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आना और आपको सुनाई देना, इसे इको कहते हैं। अगर आप खाली कमरे में जाओ, वहाँ पर कुछ बोलो तो ऐसा लगेगा कि आपको आपकी आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है। वो क्यों होगा? क्योंकि खाली कमरे में कुछ नहीं होता तो आपका साउंड कहीं भी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, दीवार से जाके टकराता है और वो वापस आपको सुनाई देता है। बहुत मज़ा आता है, हम बचपने में करते थे। तो समझो इसका साउंड गया और फिर दीवार से वापस टकरा कर आया और इसे सुनाई दिया। ठीक है, इसे सुनाई दिया। अच्छा, अब ये सब कितने टाइम में हुआ? ये सब होने में जो टाइम लगा 1.6 सेकेंड लगा। यानी 1.6 सेकेंड में क्या हुआ, इसने साउंड प्रोड्यूस किया जो कि दीवार तक गया और दीवार से टकरा कर आया भी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो इसमें वो टाइम शामिल है जो कि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होकर दीवार तक गया, और वो टाइम भी शामिल है जो टकरा कर वापस आया। इसको याद रखना क्योंकि आगे मैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करके एक डिवीजन करूंगा। तो पूछ रहे व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, दीवार कितनी दूर मौजूद है इस बच्चे से, ये आपने बतानी है। ठीक है, दीवार कितनी दूर मौजूद है इस स्टूडेंट से या इस बंदे से, बॉय से। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड यहां पर आपने रखनी है जो कि एयर में होती है 340 मीटर पर सेकेंड। देखो सब एसआई में दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखो हो क्या रहा है ये समझो। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, ये हमें स्पीड को भी रख लेते हैं। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या लग रहा है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये लग गया। देखो इसे s कह लो, d कह लो, ये कोई मतलब इतना बड़ा मैटर नहीं है हमारा। हमें क्या चाहिए, d चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, वी टी इज इक्वल टू डी। तो d इज इक्वल टू v क्या दिया हुआ है 350 और t क्या दिया हुआ है 1.6। तो डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस आपके पास आया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 340 मल्टीप्लाई बाय 1.6, द आंसर इज 544 मीटर, जो कि सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? देखो आपने टाइम क्या रखा था, आपने वो टाइम रखा जो कि डबल है। यानी यहाँ से आप जा रहे हो, स्टूडेंट से लेकर दीवार तक जा रहे हो और दीवार से लेकर स्टूडेंट तक आ रहे हो, तो ये डबल टाइम है। आपको सिर्फ सिंगल टाइम रखना चाहिए, सिंगल टाइम, सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए आपको, इतना। अगर देखो मैंने आवाज़ प्रोड्यूस की, वो यहाँ तक आई, फिर वो वहाँ से यहाँ तक आई, ये टाइम अगर मैं ले रहा हूँ तो ये टाइम गलत है। मुझे सिर्फ कौन सा टाइम लेना है, या तो वो टाइम लो जो आवाज़ मेरे से निकली और दीवार तक गई, या दीवार से गई और मेरे तक आई, टाइम का आधा लो। अच्छा, अब आपने डबल टाइम रखा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 डिवाइड कराना पड़ेगा। अब 2 डिवाइड करा दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जो कि स्टूडेंट और वॉल के दरमियान है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि टाइम आप डबल रख रहे हो, सिंगल टाइम रखो। तो इसको कर देते हैं 544 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 272 मीटर। अब ये कह रहे हैं नियर, अब ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो समझ में आ गई ना बात, हुआ क्या? चलो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अब हमारा अनीस हुसैन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अनीस हुसैन में देखो कैसे दिया हुआ है,
अनीस हुसैन में उन्होंने कहा हुआ है आपको, अनीस हुसैन में उन्होंने, एक मिनट, हाँ ये रहा, अनीस हुसैन में उन्होंने कहा हुआ है न्यूमेरिकल वर्क एग्जाम्पल 1 2 3 आपने करनी है, तो ये तीनों करते हैं। सबसे पहले अनीस हुसैन से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर एम इंग्लिश सेंटर चलेंगे। एक मिनट, अनीस हुसैन। अच्छा, अब वर्क एग्जाम्पल 1 करते हैं, जो आपके साथ ना बराबर में चल रही है। इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने सिर्फ नंबरिंग कर रखी है, तो थोड़ा सा हमें एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और उन्हें निकालना पड़ेगा। तो गिवन डेटा और टू फाइंड, गिवन डेटा और टू फाइंड की हेडिंग ये आप मार्कर से डालना साफ़ सुथरा करके। चलो सबसे पहली वर्क एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा हुआ है। अच्छा एक मिनट, अच्छा सबसे पहली वर्क, हाँ ये रही वर्क एग्जाम्पल। सबसे पहली वर्क एग्जाम्पल आ गई। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि बात अच्छी समझ में आए। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक साउंड वेव है आपके पास, समझ लो एक साउंड वेव है, एक साउंड वेव है। इस तरह से साउंड वेव बना लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको साउंड वेव के बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे वो याद हों। समझ लो ये आपके पास एक साउंड वेव है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, साउंड वेव है, साउंड वेव है, ठीक है। अब इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, जिसे हम एफ कहते हैं 6 किलो हर्ट्स। देखो ये किलो में दिया हुआ है, आपने प्रीफिक्स को ख़त्म करना है। किलो किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 या 1000। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो 3, ठीक है, हर्ट्स, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है, जस्ट नोटेशन का फ़र्क है। तो ये 6000 हो जाएगा, 6000 हर्ट्स, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे सामने आ गई। अच्छा, एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई आपको पता है भाई, एक साउंड वेव है तो उसमें फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होनी है, तो वेवलेंथ यहाँ लिख लेते हैं। वेवलेंथ आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमें सेंटीमीटर में कैलकुलेशन नहीं करनी, मीटर में करनी है, तो हम इसके साथ 100 ही डिवाइड करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। अच्छा तो ये क्लियर हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल, कितना टाइम लगेगा उसे ट्रैवल करने में, आपने पता करना है टीम। लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। d इज़ इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। अब इसे भी हम मीटर में रखते हैं, d इज़ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर, ठीक है। ये लो, अब आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है टाइम। फॉर्मूला देखो क्या यूज़ होगा, फॉर्मूला यूज़ होगा v इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी, सही है। बट मसला क्या है, s तो है हमारे पास, वो ये रहा, या d कह लो, चलो d कह लो, d अपॉन टी या s अपॉन टी। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर कह रहा हूँ s अपॉन टी, d अपॉन टी, ये मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। देखो डिस्टेंस तो मिला हुआ है, टाइम पता करना है, मगर अननोन क्या है, वेलोसिटी। दो चीज़ें पता करनी है, एक तो टाइम और एक वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मदद से वेलोसिटी आ जाएगी। तो फॉर v, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो v इज इक्वल टू एफ क्या है, f थी हमारे पास 6000, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। और वेवलेंथ कितनी थी, वेवलेंथ थी हमारे पास 0.25, तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी यहाँ से। अच्छा पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है तो ये कैलकुलेशन सिंपल आप पॉकेट कैलकुलेटर से डन कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1500 आ रही है, 1500 मीटर पर सेकेंड, SI में रखा है तो SI में ही आएगा सब कुछ, ठीक है। अब आप उधर पुट करके निकाल लो अपना टाइम फॉर t, तो t इज इक्वल टू s अपॉन v। तो s कितना दिया हुआ है आपको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, या d कितना दिया हुआ है आपको, d अपॉन v। तो ये कितना दिया हुआ है आपको 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 1500 ही है मेरे ख्याल से, दोनों 1500 ही आ रहा है। तो 1 सेकंड लग रहा है आपके पास, 1 सेकंड, 1 सेकंड तो ये मैं बोलता हूँ ना पढ़ाते वक्त, हाँ सही है, ठीक है। बात समझ आई, देखो दोनों क्लियर थे, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं थे। बस ये है आपने डेटा से ना फॉर्मूला लगाना है, कौन सा ये पकड़ना है, बस आपने फॉर्मूला सही लगा दिया, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो अब आ जाओ अपने आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। जो भी मैं करा रहा हूँ मैं फिर वो कहूँगा आपको कि आप लोग इसको कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लो, वरना ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो
आपको मुश्किल हो रही हो इन्हें समझने में। अच्छा, अनीस हुसैन का हमारा ये पहला हो गया। अच्छा, अब अनीस हुसैन का हम दूसरा ही कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो अनीस हुसैन, प्रैक्टिकल सेंटर और एमी इंग्लिश सेंटर में कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि देखो हम तीनों का एक ही काम है ना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना। तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि भाई एमी इंग्लिश सेंटर ने गेस्ट पेपर पहले दिए थे, तो जो गेस्ट पेपर हमने दिए थे वही गेस्ट पेपर, उसी तरह के गेस्ट पेपर अनीस हुसैन और प्रैक्टिकल सेंटर ने भी दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, आप मैच कर सकते हो तीनों को। मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये बात। अच्छा, अब हम वर्क एग्जाम्पल 1 किया है ना, तो 2 भी करेंगे। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल, 1 मिनट में वर्क एग्जाम्पल 2 निकाल लूँ आप लोगों के लिए, फिर वो करते हैं। हाँ, ये आ गई, देखो। तो वर्क एग्जाम्पल 2 अब तो आपके सामने चल रही है क्वेश्चन, आप उसे अच्छी तरह रीड करो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड एट, आपने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है गिवन डेटा टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, यानी वी कैलकुलेट करनी है। मैं वी से कॉल करता हूँ इसे अक्सर, ठीक है। अच्छा, तो आपको कितने टेम्परेचर पे कैलकुलेट करनी है? एयर में कैलकुलेट करनी है, ये याद रखना, फॉर्मूला एयर वाला लगेगा। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 30, T इक्वल टू 30 सेल्सियस। आपको पता है हम 30 सेल्सियस में काम नहीं करते हैं, केल्विन में काम करते हैं। तो सेल्सियस को केल्विन में ले जाने के लिए 273, तो ये केल्विन में आ जाएगा आपके पास, जो कि बनेगा 303 केल्विन, ठीक है। ये तो क्लियर है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट, अच्छा 0 सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या दी हुई है? 0 सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या दी हुई है आपको? 331 मीटर पर सेकेंड। यानी जब टेम्परेचर 0 होगा, देखो इसका मतलब क्या है कि T इक्वल टू 0, जब टेम्परेचर 0 होगा तो उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? 331। याद रखना, टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला देख लो, बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला और आंसर है। फॉर्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू वी नॉट होल रेडिकल T अपॉन 273। कोई मुश्किल नहीं है, आपको T भी पता है, V नॉट भी पता है, ठीक है। यही V नॉट है। ये V नॉट का मतलब क्या, अगर इसको ऐसे ही लिखा जाएगा कि V नॉट यानी वो वेलोसिटी जो 0 सेल्सियस पर है या 0 टेम्परेचर पर है, ठीक है। हाँ, 0 सेल्सियस पर है जो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। देखो ये कितनी दी हुई थी? 331 होल रेडिकल। T कितना दिया हुआ है? 303 डिवाइडेड बाय और 273। तो एक साथ कैलकुलेट कर लो, पॉकेट कैलकुलेटर में आपको स्क्वायर रूट का ऑप्शन भी मिलता है, तो मसला नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, पहले 331 मल्टीप्लाई 303 डिवाइडेड बाय 273, द रियल आंसर इज 348.71 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ी है, तो एक एमसीक्यूज भी हो गया आपका। देखो 0 सेल्सियस पे कम थी, उस पर ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करोगे तो 348.72 कुछ करके आ जाती है। अच्छा, अब वर्क एग्जाम्पल 3 और इसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सेम है एमी इंग्लिश सेंटर में। तो अब एमी इंग्लिश सेंटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप कर चुके हो पीछे, ठीक है। चलो अब एमी इंग्लिश सेंटर से स्टार्ट करते हैं। एमी इंग्लिश सेंटर मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि टाइम सेव हो। अच्छा, अब एमी इंग्लिश सेंटर का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो देख लेते हैं। गिवन डेटा टू फाइंड, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं। हाँ देखो, ये बॉय वाला तो हमने कर लिया ना, अभी प्रैक्टिकल सेंटर में किया ना, ये बॉय ने क्लैम्प्ड किया था, तो ये हमारा हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा हो चुका है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 1 सेम ही आ गया है, शायद प्रिंटिंग सॉरी टाइपो मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब आते हैं 2 पर, सॉरी 3 पर। 1 और 2 सेम है, मैंने कहा ना। अच्छा, थोड़ा सा एरर और भी नज़र आ रहा है इसमें मुझे, चलो सही करवा लेंगे, ठीक है। 3 करते हैं डायरेक्ट। 3 वाला समझने वाला सवाल है। समझो एक शिप आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये तो एक बॉल बन गया, शिप मौजूद है आपके पास समंदर में। मुझे शिप्स देखने का बड़ा शौक है और ट्रेन्स वगैरह का,
तो जब भी देखता हूँ, जब भी इस तरह का कराता हूँ ना, तो सब पूरा मंदिर सामने आ जाता है। अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स। अल्ट्रासोनिक पल्स बताता हूँ क्या होती है। देखो, ये एक आपके पास वेव है, साउंड वेव है, जो कि भेजी जाती है आगे। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक कह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अल्ट्रासोनिक है, साउंड वेव नहीं लेते हैं, बल्कि सही अल्ट्रासोनिक यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ जाएगी वेव। वैसे जो वेव यूज़ होती है ना, वो अमूमन अब यूज़ हो रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। समझ लो एक वेव है, ठीक है, एक वेव है, वो यहाँ तक आएगी, वैसे तो नीचे भी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब आपने देखा होगा ना, समंदर में नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है, कैसे पता चल जाता है? क्योंकि ऊपर से वेव्स भेजी जा रही होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स यूज़ कर रहे हैं या वेव्स यूज़ कर रहे हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन बीनीथ। अच्छा देखो, समझो ये एक सबमरीन है, ये एक सबमरीन है, ठीक है, ये एक सबमरीन। अब ये एक नेवी का शिप है, नेवी का शिप है, तो क्या नेवी के शिप वाले नीचे गोताखोर भेजेंगे ताकि सबमरीन ढूंढी जाए? नहीं, वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे पानी के अंदर। तो वो वेव नीचे जाएगी, जब तक जाती रहेगी, जब तक कुछ भी नीचे नहीं होगा। जैसे ही सबमरीन से टकराएगी, तो अब वेव वापस आएगी, आपकी शिप को मिलेगी। शिप में मौजूद ऊपर कमांडर या कैप्टन जो भी होगा, उसे पता चल जाएगा नीचे कुछ है, और फिर वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये सबमरीन है या कोई ऐसी रैक पड़ा हुआ या क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है। समझ में आया? अगर ये सबमरीन नहीं होती तो क्या होता? वो वेव नीचे जाती रहती, वापस लग के आती ही नहीं। सबमरीन थी इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये दीवार नहीं होता तो मैं आर पर निकल जाता, दीवार होने से ही टकराया हूँ ना। बात समझ आ गई, ठीक है। साउंड, अच्छा साउंड वेव है, जैसा मैंने कहा, मैंने बताया साउंड वेव है। याद रखना, साउंड वेव भी यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है सारा। तो पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी में भेज रहे हैं पल्स। इको हुआ, बेशक ये इको है ना, देखो आपकी साउंड वेव टकरा कर वापस आई तो इको हुआ। इको क्या होता है? कि आपकी साउंड वेव को टकरा कर वापस आना, ठीक है। फ्रॉम द सी बैट, बड़ा ज़बरदस्त हमारी गले। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे को जो दे दिया इस रिसीव आफ्टर। अच्छा, तो ये वेव्स वापस कितने टाइम बाद रिसीव हुई हैं? हमें टाइम लिखा हुआ है, ये बेसिकली टी दिया हुआ है आपको, 40 मिली सेकेंड, यानी 40 मिली सेकेंड बाद हमें वेव्स वापस मिल गई, ठीक है। तो मिली है तो मिली तो हम ऐसे नहीं रख सकते ना, तो 10 की पावर -3 सेकेंड, सॉरी 20 की 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मिली जो है ना, वो -3 होता है। या चाहो तो 1000 डिवाइड करा लो तो भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, पानी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, मटेरियल में ज़्यादा होती है, ठीक है, एयर में कम होती है। तो पानी में जो स्पीड ऑफ साउंड आई वो ये आई 1480, लिख लेना आगे चाहो तो वाटर। मटेरियल टू मटेरियल वही होगी। कैलकुलेट द डेप्थनेस ऑफ द सबमरीन, सबमरीन की डेप्थनेस पता करो। अब देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये टाइम कितना दिया हुआ है आपको, ये पढ़ो ज़रा सही से पढ़ो। एंड द इको फ्रॉम द सी बैट इज रिसीव आफ्टर। इको कह रहे हैं, ये इको का मतलब क्या है कि पहले वेव गई होगी फिर वेव वापस आई होगी। तो ये डबल डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, आपको डिस्टेंस हाफ रखना है। यानी 20 सेकेंड लगा होगा जाने में, 20 सेकेंड लगे होंगे जाने में, 20 सेकेंड लगे होंगे आने में। आपको सिर्फ 20 सेकेंड रखना है। चाहो तो 40 रख के कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट टाइम 20 रख लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है इन्हें दोनों तरीके से ही कराया गया होगा, यहाँ पर एक तरीका नहीं फॉलो किया गया होगा, ठीक है। जो बॉय क्लैम्प्ड वाला न्यूमेरिकल है वो हम कर चुके हैं, सही है। वो वर्क एग्जाम्पल 3 थी हमारे पास, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा? V = S/T। तो V हमारे पास है, हमें बस ऐसे ही तो निकालना है। तो VT = S। अब चाहो तो यहाँ 20 रख के कैलकुलेट करो, या फिर 40 रख के कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करा दो, एक ही बात होगी। वजह मैंने बता दी है। तो S = 20 रख लेते हैं, ताकि फिर हमें 2 से डिवाइड ना करना पड़े। अगर कोई पूछ लेना क्यों 20 रखा, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए, दोनों टाइम चाहिए तो डबल डिस्टेंस आ जाएगा। 40 / 2 तो 20 आता है।
1480। अच्छा अच्छा, टाइम हमने गलत रखा है, मतलब प्रीफिक्स नहीं लगा है ना, 10⁻³ ऐसे रख लो या फिर ऐसे रख लो 0.021480, दोनों ठीक है। सही, अब सही है। देखो ना यहाँ लिखा हुआ भी ना, तो 2 से डिवाइड कराओगे तो वो 10⁻³ तो ऐसे ही रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा। अच्छा, तो 0.02 मल्टीप्लाई 1480, द आंसर इज 29.6 मीटर। यानी जो सबमरीन है ना वो बहुत करीब है शिप के, 29.6 मीटर दूर है। तो अब क्या करेगी नेवी, उसके ऊपर रॉकेट तो नहीं बल्कि उसके ऊपर एंटी सबमरीन मिसाइल फायर करेगी ताकि उस सबमरीन को ख़त्म किया जा सके और अपनी शिप को सिक्योर किया जा सके, वरना सबमरीन उन्हीं की शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सबमरीन जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारे पास वॉर हेड है, मतलब एक वॉर के लिए चीज़ है जो कि पानी के अंदर यूज़ होती है दूसरे कंट्रीज़ पे नज़र रखने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेल्सियस, तो ये वाला हमने अभी कर लिया था। आई होप अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया वर्क एग्जाम्पल, ये 2 है, ये हमारा हो चुका है। आई थिंक ये रहा ना, नहीं ये 30 सेल्सियस पर है। तो देखो सेम है, इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, काम करते हैं। ये 50 सेल्सियस बोल रहे हैं तो इसे यहाँ 50 कर लो, इसे यहाँ 50 कर लो, ठीक है। तो 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 50 मल्टीप्लाई प्लस 273, द आंसर इज 323, ठीक है। तो अब टेम्परेचर क्या हो गया है 323। तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो आपने खुद देख लिया कि कितने ज़्यादा आपस में इंटरलिंक हैं। तो अब आपका ये काम करना है कि आप इसको मुझे कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या जवाब आ रहा है, ठीक है, कमेंट करो। चलो आखिरी करते हैं। मैंने कहा था ना बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, बहुत आसान से बहुत रिपीटेड होंगे आपस में एक दूसरे के। अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम, चलो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ठीक है। तो गिवन डेटा टू फाइंड, एक पर्सन है, उसकी ऑडिएबल रेंज एक लिमिट में होती है, मतलब एक रेंज होती है। मेरा जो कान है ना, अगर मैं अपनी बात करूं, समझ लो ये मैं हूं, अब मैंने अपने आप को बना लिया, तो मैं जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता हूं। अगर इससे ज़्यादा साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 20,000 से ज़्यादा होगी तो मुझे सुनाई नहीं देगी, और 20 से कम होगी तो मुझे सुनाई नहीं देगी। अब आपने पता क्या करना है, सिंपल, इस फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ क्या है ये बतानी है, और इस फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ क्या है ये बतानी है। ये 2 चीज़ें बतानी है। इसको कह लेते हैं हम लो WL, और इसको कह लेते हैं हम हाई, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी किस पे, इस पे या इस पे, ये मुझे बताओ। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लो, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब मुझे बताओ, सही है, कमेंट सेक्शन में। अच्छा, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ ही मांग रहा है, डिस्टिंग्विशिंग ऑफ साउंड वेव इन एयर। अच्छा अभी हम एयर में हैं, ठीक है, दीज 2 फ्रीक्वेंसीज। अच्छा हम जो एयर में मौजूद है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, हमारी वेलोसिटी हो गई 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक फ्रीक्वेंसी हमें दे दी है उन्होंने जिसे हम L कह लेते हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी है, तो वो दे दी है 20 हर्ट्ज, और एक हमें हाई फ्रीक्वेंसी दे दी है जो कि 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है। सबसे पहले हम लो के लिए काम करते हैं, तो फॉर लैम्डा L, तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो V तो सेम रहेगा, तो V एफ लैम्डा L, तो लैम्डा L इज इक्वल टू V क्या है 330, हेयर इज 340, ये V वेलोसिटी आपको गिवन ही होगी, और 20। तो अब हमारी ये कैलकुलेशन आ गई, तो ये ज़्यादा आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी क्योंकि वेवलेंथ छोटी है।
नहीं, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ बड़ी आएगी इसकी, इन्वर्स रिलेशन होता है ना। 17, जस्ट 17 मीटर, देखो काफ़ी बड़ी वेवलेंथ आ रही है, सही। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ की आ रही है। अब करते हैं VH के लिए काम, लैम्डा H के लिए काम। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, लैम्डा H इज इक्वल टू V और FH, तो क्या हो गया, तो 340 20,000, ठीक है, आएगा तो 17 ही, लेकिन 0.017, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा बेहतर लिखूँ ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, 17 मिली हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ लिख दिया, 17 mm मिलीमीटर, ठीक है। वो मीटर में आई, वो मिलीमीटर में आई, तो समझ में आई बात कैसे हुआ। बस यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल होगा कंप्लीट। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटे की वीडियोस बनेंगी। तो अगर 2 घंटे की वीडियो आप देख लोगे तो आपके तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और 2 घंटे की वीडियो देखने में 4 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या एक दिन निकाल लो तो आपके कम से कम 40 नंबर तो 30 नंबर तो फ्री हो जाएंगे यहाँ से, ये लगेंगे भी, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।